वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एके कश्यप। बिहार शिक्षक बहाली से अगर आप रिलेटेड हैं, जनरल स्टडीज का पेपर और पॉलिटी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज के पार्ट में इंडियन पॉलिटी और जो वर्ल्ड पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में कवर किए हुए हैं। तो आप अगर न्यू व्यूवर हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिए और आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जहां पे आपको मिलेगा बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड एससीईआरटी और एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव वन लाइनर कंटेंट। तो आप उसको बिल्कुल ना मिस करें और बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड प्लेलिस्ट को जरूर आप वॉच करें। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमने फर्स्ट वन लाइनर किया है। जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान से संबंधित थे। ये किस वर्ष पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई किया था? वर्ष 1999 में। ठीक है, वर्ष 1999 में। नेक्स्ट देखिएगा, आप न्यूज में हमेशा देखते होंगे सीरिया। सीरिया एशिया के किस भाग में स्थित है? ये पश्चिमी एशिया का हिस्सा है। सीरिया पश्चिमी एशिया का हिस्सा है। किस एशिया का हिस्सा है? पश्चिमी एशिया का। और भारत किस एशिया का हिस्सा है? भारत हिस्सा है दक्षिण एशिया का। भारत किसका हिस्सा है? दक्षिण एशिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चीन की संसद को क्या कहते हैं? क्वांगुआ रेमिमिन दाइयावो, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय जनसंसद, लेकिन चीनी भाषा में क्वांगुआ रेमिमिन इसके कहा जाता है। चलिए 4 नंबर देखते हैं, वन लाइनर क्या है यहाँ पे। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष मिला था? ये इसका सही आधार आंसर जो होगा वह वर्ष 2016 होगा। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये एक फैक्ट है कि डेमोक्रेसी में प्रत्येक जो वयस्क होते हैं तो वयस्कता की उम्र सीमा कितनी निर्धारित किया गया है निर्वाचन के लिए? तो 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, कितने वर्ष? 18 वर्ष। तो एक वोट और जो भी एक वोट करेंगे उनका मत मूल्य दूसरे एक वोट के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6 नंबर। जिम्बाब्वे को किस वर्ष आजादी मिली थी? तो जिम्बाब्वे को आजादी मिली थी वर्ष 1980 में। ये जिम्बाब्वे पर किसका अधिकार था? ये जिम्बाब्वे पर अधिकार था जो माइनॉरिटीज जो ब्रिटिश लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्हीं का अधिकार किस पे था? जिम्बाब्वे पे था। तो 1980 में जिम्बाब्वे को आजादी मिली थी। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं यहाँ पे। 7 नंबर वन लाइनर क्या है? रॉबर्ट मुगाबे किस देश के नेता थे? तो जिम्बाब्वे के आजादी में रॉबर्ट मुगाबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जिम्बाब्वे से संबंधित रहे थे रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे से रिलेटेड थे। विश्व में सबसे जो भीषण भयावह अकाल जो देश झेला था उस देश का नाम चीन है। और ये अकाल कब आया था? 1958 से लेकर 1961 के बीच में। इससे ज्यादा भयावह अकाल अभी तक किसी देश में नहीं आया है। तो विश्व का सबसे भयावह अकाल का दंश किसने झेला है? चीन ने, 1958 से लेकर 1961 के बीच में। नेक्स्ट देखिएगा, तांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि यहाँ का शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। देखिए, जब हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किस देश में है? भारत में है। और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण जो सबसे ज्यादा वोट जो सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है तो वो कहाँ पे है? भारत में। यानी सबसे ज्यादा मताधिकार का प्रयोग किस देश में होता है? भारत में होता है। एक बात और देखिएगा कि चीन जो है वो रिपब्लिकन कंट्री है और भारत जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो भारत और चीन के बीच जो नीतियां, जो पॉलिसीज वगैरह जो बनते हैं, तो इसमें भारत से बेहतर पॉलिसीज चीन के होते थे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से चीन की जो शासन व्यवस्था है वो भारत की शासन व्यवस्था से पीछे है। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण क्या है कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है और विश्व में जिन देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया वहां पे बहुत विशेष तौर पर किसी भी प्रकार का वैसी कोई रिसेशन या मंदी का दंश नहीं झेलना पड़ा है। तो डेमोक्रेटिक स्वरूप का ये फायदा होता है। नेल्सन मंडेला को रंगभेद नीति के कारण 28 वर्षों तक जेल में रखा गया था। ये दक्षिण अफ्रीका के जेल में रहे थे नेल्सन मंडेला और उससे जो जेल जो था दक्षिण अफ्रीका में वो एक आइलैंड पे था और उस आइलैंड का नाम था रोबेन द्वीप। क्या नाम था? रोबेन द्वीप। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर देखिए यहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष एक लोकतांत्रिक देश बना था? दक्षिण अफ्रीका। तो अभी तो हम लोगों ने क्या देखा कि 28 वर्षों तक नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के जेलों में रहे थे रोबेन आइलैंड पे। और ये जो लोकतांत्रिक जब देश बना है, डेमोक्रेटिक जब कंट्री बना है, तो ये इसका डेट क्या है? 26 अप्रैल 1994 को ध्यान रखिएगा।
रंगभेद नीति से नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को आजादी दिलवाया था। अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ये नेल्सन मंडेला ही अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान को सबसे खूबसूरत ढंग से किस भाग का प्रस्तुति किया गया है? देखिए, विश्व के जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रहा है तो सबसे जो बेहतर मुख्य जो आकर्षित पार्ट है जिसमें प्रस्तावना का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र है? प्रस्तावना का। तो दक्षिण अफ्रीका का प्रस्तावना विश्व के सभी संविधानों की सबसे खूबसूरत प्रस्तावना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका पर जब यूरोपीय लोगों का अधिकार था तो जब दक्षिण अफ्रीका को नेल्सन मंडेला ने रंगभेद नीति को खत्म कर अप्रैल 1994 में जब आज़ादी दिलवाया तो वहां पर ऐसा लगा कि जो माइनॉरिटीज में जो ब्रिटिश लोग वहां पे हैं, यूरोपियन लोग वहां पे हैं, तो उनको वहां पे तंग किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां लोकतांत्रिक देश बना तो उसी दिन अनाउंस किया गया कि किसी भी माइनॉरिटीज जो यूरोपियन लोग हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई नस्लीय भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो अभी अफ्रीका में रह सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल जिस तरीके से एक अफ्रीकी नागरिक को अधिकार प्राप्त है उसी तरीके से उन्हें भी प्राप्त होगा। यानी राइट टू इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो है, राइट टू इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट वहां पे आया। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। इस बात को मेंशन किया गया कहाँ पे? प्रस्तावना में, प्रेमबल में। कहाँ पे? प्रस्तावना में। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान के किस भाग को सबसे खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया? तो प्रस्तावना को। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री इनमें से कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखिएगा, अबुल कलाम आजाद। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे के पक्षधर नहीं थे, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रारूप समिति के सदस्य और उसके बाद वित्त मंत्री के पद पर बने थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये ड्राफ्टिंग कमेटी था। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ पे देखिए कि जो प्रारूप समिति में एक सदस्य थे टी कृष्णाचारी, ये बाद में क्या बने हैं? भारत के वित्त मंत्री बने हैं, ठीक है। भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। इनमें से किसने केंद्रीय मंत्रिमंडल के किसी प्रारूप समिति के सदस्य वित्त मंत्री के पद पर बने थे? तो अभी हम लोगों ने किया है टी कृष्णाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने बार अध्यक्ष के पद पर रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? इन्हें स्वर कोकिला भी कहते थे, सरोजिनी नायडू को। और भारत की प्रथम जो महिला राज्यपाल बनी है वह कौन है? सरोजिनी नायडू है। और इनका जो जन्म स्थान है वह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, सरोजिनी नायडू का। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? देखिए, जब भारत का संविधान को गठित किया गया था तो भारत के संविधान एक समूहित संविधान था जिसमें भारत और पाकिस्तान एक ही साथ संविधान के गठन में भाग लिए थे। लेकिन बाद के कुछ महीनों के बाद भारत का संविधान का स्वरूप अलग हो गया और पाकिस्तान के संविधान का स्वरूप अलग हो गया। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो जो भारतीय संविधान में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनकी कुल संख्या कितनी थी? तो 299। ये एक भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है। 299। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान को अपने लिखित स्वरूप में कब प्राप्त कर लिया था? संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी दिसंबर 1946 में, ठीक है। दिसंबर 1946 में सबसे पहली बार 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर शंकरानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट स्पीकर चुना गया और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के स्वरूप को प्रस्तुत किया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ से 26 नवंबर 1949, तो ये जो टोटल जो डेट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये बनने में लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि भारत का संविधान जो है वह 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से भारत में लागू हो चुका था। लेकिन जब लागू संपूर्ण भाग जब लागू किया गया तो वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि भारत ने पहली बार 26 जनवरी को ही झंडा फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है, 1930 में। तो इस कारण से उस 26 जनवरी के लिए वेट किया गया और 26 नवंबर से 26 जनवरी तक का वेट हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिकन कंट्री के रूप में अपने आप को घोषित किया। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो नाम है इनका जयपाल सिंह। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान का नाम क्या है? तो ये भी है जयपाल सिंह। क्या नाम है? जयपाल सिंह, ठीक है। ये झारखंड से संबंधित रहे थे जयपाल सिंह, अविभाजित बिहार से थे। नेक्स्ट देखिए कि आदिवासी महासभा के संस्थापक एवं अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह। एनसीईआरटी में कवर किया है तो इसलिए जयपाल सिंह से रिलेटेड 3 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पहला जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह ही थे और दूसरा आदिवासी महासभा के संस्थापक और अध्यक्ष जयपाल सिंह ही थे। भारतीय संविधान सभा और भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व
भारतीय संविधान सभा और भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व कर रही थी उस समय सार्वभौम वयस्क को मताधिकार नहीं था। देखिए, आज का जो भी लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा और ये सभी प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत जो चुने जाते हैं उसे कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। क्या है सार्वभौम वयस्क मताधिकार? इसमें 18 वर्ष से अधिक की उम्र वाले जिन लोगों का नामांकन निर्वाचन सूची में होता है उन्हें मत देने का अधिकार है। तो भारतीय संविधान सभा में जब संविधान सभा के सदस्यों का जब वहां पे चुनाव हुआ था तो वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर नहीं था। ये बात को ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ सकता है। वहां कौन चुने गए थे? तो जो स्टेट प्रोविडेंस से चुने गए थे और जो रियासतें थी उनसे चुनकर आए थे। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप जानते ही हैं प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 3 वर्षों के संविधान बनने के क्रम में कितने दिनों गंभीर चर्चा हुई? तो 114 दिनों तक गंभीर चर्चा हुई थी। आगे देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, और अंतरिम सरकार में ये उद्योग कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो दास तक के बेड़ियों से मुक्त हो और सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें, जिसमें छुआछूत और शराब और नशीली चीजों का कोई जगह न हो और औरतों को भी महिलाओं को भी पुरुषों के जैसा अधिकार प्राप्त हो। यह किसका कथन रहा था? ठीक है, समानता की बात हो रही है, इक्वलिटी की बात हो रही है, शराब छोड़ने की बात हो रही है, नशीली चीजों की छोड़ने की बात हो रही है, एक ऐसे समुदाय का गठन हो जहां पे आपसी मेलजोल हो। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं को एक जैसा अधिकार प्राप्त हो। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। इसका स्टेटमेंट था, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। महात्मा गांधी भारतीय संविधान का भाग नहीं रहे थे, लेकिन इन्होंने ये विषय पर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? महत्वपूर्ण है ये भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश में आता है, रत्नागिरी जिले ऐसे था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन, इसका सही जो फैक्ट है मध्य प्रदेश है। संविधान के बुनियादी मूल्यों का स्वरूप कहाँ देखने को मिलता है? तो संविधान की बुनियादी जो स्वरूप देखने को मिलता है वह उद्देशिका में मिलता है। कहाँ मिलता है? उद्देशिका में मिलता है और प्रस्तावना में मिलता है। उद्देशिका और प्रस्तावना में मिलता है। तो उद्देशिका या प्रस्तावना भी आप उसे कह सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे किस देश ने अधिकांश सदस्यों की संविधान की शुरुआत में प्रस्तावना का स्वरूप प्रदान करवाया था? देखिए, सबसे हमने क्या कहा कि जो 1994 में जब अफ्रीका का संविधान बना है तो उस संविधान में प्रस्तावना को सबसे खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया। लेकिन जो संविधान में प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट आया है, जो वो कहाँ से आया है, किस देश से आया है? तो वे जो स्वरूप प्रदान करवाया है, बहुत सारे देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रस्तावना पर फोकस किया है और उसके जैसा ही अपने देशों में प्रस्तावना को भी लागू किया है। चलिए आगे देखिए, 1928 में एक संविधान बना था भारत में और ये संविधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया था। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये संविधान को बनाने का कार्य मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसी कारण ये मोतीलाल नेहरू का भी संविधान कहा जाता है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। न्याय युद्ध आंदोलन, देखिए एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, न्याय युद्ध आंदोलन जो था ये किसने चलाया था? तो ये चौधरी देवीलाल ने चलाया था। किसने? चौधरी देवीलाल। बता सकते हैं चौधरी देवीलाल किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो हरियाणा के ये मुख्यमंत्री रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कि भारत में लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। महत्वपूर्ण यह भी है, 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 543 क्षेत्रों में। और लोकसभा में 2019 के डाटा के अनुसार हम बात कर रहे हैं, लोकसभा में अनुसूचित जातियों की कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? तो 84 सीटों को। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीट आरक्षित है। ये भी 2019 के डाटा के अनुसार है। तो यहाँ पे 47, कितने? 47। और बिहार में लोकसभा में कितने सीट ये बांटे गए हैं? तो 40 सीट। और राज्यसभा में कितने सीट बिहार में दिए गए हैं? तो 16 सीट। कितने सीट? 16 सीट। ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका जो वन लाइनर जो के संवैधानिक मताधिकार के प्रयोग में जो भारत की सरकार की जो व्यवस्था है उसमें पंचायत में किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए या नगर पालिका के किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए किसी भी फॉर्मेट में जो होते हैं चुनाव, उसे में उम्मीदवार की जो न्यूनतम सीमा जो निर्धारित किया गया है वह है 21 वर्ष।
कितना 21 वर्ष। लेकिन जैसे ही हम चलते हैं राज्य स्तर पर, जो राज्य विधानसभा का, तो इसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित किया गया है वह है 25 वर्ष। और एक बात को ध्यान रखिएगा, भारत के चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई अधिकतम उम्र सीमा और किसी खास टाइम का जिक्र नहीं है। वो 1 बार 2 बार 10 20 बार जितना बार वो चाहे फाइट कर सकता है। तो विधानसभा का उम्र न्यूनतम है 25 वर्ष। ठीक इसी तरीके से राष्ट्र स्तर पर जो लोकसभा के होते हैं, तो लोकसभा का भी न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष। अब यहाँ देखिए, राज्य स्तर पर कुछ राज्यों में जहाँ पे विधान परिषद है, तो विधान परिषद और केंद्र स्तर पर राज्यसभा, तो ये दोनों फॉर्मेट में उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र सीमा जो निर्धारित किया गया है वह 30 वर्ष निर्धारित किया गया। कितना? 30 वर्ष। अब आइए, जो सर्वोच्च जो पद होता है राष्ट्रपति का, तो यहाँ जो उम्र सीमा निर्धारित किया गया है 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। कभी कभी एज से भी क्वेश्चन पूछता है। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किसे कहते हैं? जिसमें सभी को पार्टियों बना, सभी को क्या करने का अधिकार हो, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने का राइट हो। सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने का क्या हो, राइट हो, उसे हम लोग कहते हैं खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं 47 नंबर। जमीन जोतने वाले के नारा वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल में किस वर्ष दिया था? तो ये 1977 में। कब? 1977 में जमीन जोतने वाले का नारा वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल में दिया था, 1977 में। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किसने दिया था? तो एन टी रामा राव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। चलिए आगे देखिए, लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसका आंसर होगा। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा। हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उसके अर्थ इस प्रकार है: जो फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है, इसी को हम लोग कहते हैं संप्रभु। ठीक है, क्या कहते हैं? संप्रभु। क्या कह रहा है कि हमारे संविधान के दिशा देने वाले मूल्य और उनके अर्थ, इस प्रकार फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार जिनके पास है वह क्या कहलाता है? संप्रभु कहलाता है। क्या कहलाता है? संप्रभु कहलाता है। शासन प्रमुख एक चुनाव होता है, शासन प्रमुख का एक चुनाव हुआ, उस चुनाव को हम लोग कहते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और शासन प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन ये नाम मात्र के होते हैं। लेकिन जब वास्तविकता की बात आएगी, तब वास्तविकता में पीएम हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। व्यक्ति लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए, ये बंधुत्व कहता है। संविधान के प्रबल में जो बंधुत्व का चर्चा है, जो आपस में क्या हो, आपस में एक परिवार की तरह रहना ही बंधुत्व कहलाता है। चलिए, सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी, ये बात कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। सेकुलर जिसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे SEBC के लिए 27% सामाजिक एवं शैक्षिक सरकारी पदों पर और सेवाओं में कार्यालय ज्ञापांक किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये डेट 13 अगस्त 1990। और पिछले बार इससे एक बाद वाला रिलेटेड क्वेश्चन PRT में पूछा भी था। तो ये जो इसे हम लोग कहते हैं कार्यालय ज्ञापन। क्या कहते हैं? कार्यालय ज्ञापन। तो ये जो 27% किसकी बात आई है? तो SEBC की बात आई है, जिसमें 13 अगस्त 1990 को ये आरक्षण दिया गया था। अब आइए, यहाँ पे जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा था PRT में, SEBC को भारत सरकार ने किस वर्ष 27% का आरक्षण में शामिल किया? तो कार्यालय ज्ञापन निकला 1990 में, लेकिन शामिल हुआ 8 सितंबर 1993 में। शामिल कब हुआ? 8 सितंबर 1993 में। चलिए, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसे होता है? तो संसद को होता है। तो संसद कहते किसे? पार्लियामेंट किसे कहते हैं? तो पार्लियामेंट कहते हैं, इसके 3 स्वरूप है। पार्लियामेंट के 3 स्वरूप है: प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। जब ये तीनों जब फॉर्मेट एक साथ होंगे, तब उसे हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। चलिए अब आगे देखिए, कानून और विधि के निर्माण के बनाने का यह काम किस सभा के द्वारा होता है? देखिए, कानून जो बनते हैं, तो वो कानून बनाने का कार्य राज्य स्तर पर हो या राष्ट्र स्तर पर हो, सेंट्रल लिस्ट पर हो या स्टेट लिस्ट पे हो या कंकरेंट लिस्ट पर हो, तो वह काम कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है। कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है। क्या करता है? लेजिस्लेचर करता है। ठीक है, कानून और विधि निर्माण बनाने का यह काम किस सभा द्वारा होता है? लेजिस्लेचर द्वारा। क्या होता है ये लेजिस्लेचर, विधायिका? तो देखिए, विधायिका में क्या होता है कि जो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जैसे लोकसभा क्या हो गया? विधायिका हो गया। विधानसभा क्या हो गया? विधायिका हो गया। अब इसमें जो वर्किंग पर्सन होंगे वह कार्यपालिका कहलाएंगे, एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए,
विधायिका में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है और मौजूद कानून को खत्म कर नया कानून बना सकती है, बिल्कुल जैसे संशोधन वगैरह होते रहते हैं। हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से कौन जाना जाता है? तो हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से जाना जाता है लोकसभा। कौन जाना जाता है? लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। लोकसभा में निम्न हाउस कहते हैं और राज्यसभा को उच्च हाउस कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन। हाउस ऑफ स्टेट्स भी इसे कहते हैं। निम्न सदन लोकसभा के कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और कभी भी लोकसभा भंग हो सकता है। अब मतलब इसकी कुछ फॉर्मेट है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, जैसे कुछ फॉर्मेट है। उच्च सदन देखिए, उच्च सदन के कार्यकाल है 6 वर्ष का। राज्यसभा ये कभी भंग नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी भंग नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखिए 63 नंबर, लोकसभा में सरकार को बजट या पैसे से संबंधित कोई भी कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा खारिज नहीं कर सकता है। देखिए एक होता है धन विधेयक। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। तो धन विधेयक संबंधित जो भी निर्णय लिए जाएंगे वह निर्णय कहाँ होंगे? लोकसभा में होंगे, ठीक है। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि यह विधेयक जो है वह धनी विधेयक है? तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा यही निर्धारण करेंगे कि जो विधेयक पे चर्चा हो रही है विधेयक धन विधेयक है, मनी विधेयक, ठीक। इसी तरीके से एक विधेयक होता है वित्त विधेयक और एक विधेयक होता है वित्तीय विधेयक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जो आपके एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दिए हुए हम उतना चर्चा कर लिए हैं। इसमें राज्यसभा उसे पारित करने में कितने दिन तक देरी कर सकता है? 14 दिन तक देरी कर सकता है या उसमें संशोधन का सुझाव दे सकता है। मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कौन करता है? मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने का काम लोकसभा करता है। मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने का काम लोकसभा करता है। मंत्री लोकसभा से भी बनाए जा सकते हैं, राज्यसभा से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब मंत्रियों की जब बर्खास्तगी की बारी आएगी या लोकसभा भंग होगा तो स्वतः मंत्री पद जो है वह समाप्त हो जाएंगे या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन व्यक्ति बन सकता है? तो लोकसभा में जिन्हें बहुमत प्राप्त है वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अविश्वास मत किस सभा में आता है? तो अविश्वास मत जब भी आएगा तो लोकसभा में ही आएगा, ठीक है। कौन लाता है? तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये मुख्यतः रूप से लाया जाता है। सरकार के नीतियों के कारण रूप देने में कौन कार्य करते हैं? तो इसका हो जाएगा कार्यपालिका। क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे भारत में कितनी तरह के कार्यपालिका कार्य करते हैं? तो भारत में 2 तरह के कार्यपालिका कार्य करते हैं। एक कार्यपालिका जिसे हम लोग कहते हैं राजनैतिक कार्यपालिका। क्या कहते हैं इसे? राजनैतिक कार्यपालिका। और दूसरे कार्यपालिका को कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका। देखिए राजनैतिक कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, ठीक। प्रधानमंत्री आते हैं, पीएम आते हैं और मंत्रिपरिषद आता है। कौन आता है? मंत्रिपरिषद आता है। और कौन आते हैं? महान्यायवादी आते हैं। कौन आते हैं? महान्यायवादी। ये सभी आपके कौन है? केंद्रीय कार्यपालिका के क्या है? भाग। केंद्रीय कार्यपालिका के भाग है। राज्य कार्यपालिका में कौन आते हैं? राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल आते हैं। राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री आते हैं। राज्य कार्यपालिका में मंत्री आते हैं। राज्य कार्यपालिका में महाधिवक्ता आते हैं। कौन आते हैं? महाधिवक्ता। ये सभी क्या है? अस्थायी कार्यपालिका है जिनका एक सीमित कार्यकाल होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो कार्यपालिका में अस्थायी रूप से कार्य करते हैं उसे हम लोग अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, जैसे प्रशासनिक सेवक वगैरह। चलिए आगे देखिए 70 नंबर, भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था कौन है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था प्रधानमंत्री है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पर होता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि किस दल को बहुमत है या किस गठबंधन को, किस अलायंस को बहुमत है। इस आधार पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति या प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति होती है। बिना लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बने हुए भी ये अपने पद पर रह सकते हैं, बशर्ते कि इन्हें 6 माह के अंदर दोनों में से किसी एक सदन में, केंद्र में इन्हें चुनाव जीतना होगा। ठीक यही प्रक्रिया राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद से चुनकर जाने के बाद मंत्री बनते हैं। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर आपको शपथ लेने होंगे। महत्वपूर्ण अभी हम लोग देखें ऑनलाइन कंटिन्यू हम करते रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, समय काफी कम है। प्लेलिस्ट जरूर बात कीजिए, बहुत सारा कंटेंट आपका प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।